नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं AZ क्राइम स्टोरी। आज की कहानी एक ऐसे मासूम की है जिसकी ज़िंदगी उस उम्र में छीन ली गई जब उसने दुनिया को समझना भी ठीक से शुरू नहीं किया था। ये मामला पश्चिमी बंगाल के हुगली ज़िले के कोन्नगर इलाके का है। कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर बसा एक शांत सा इलाका, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और जहां आम तौर पर जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चलती है। लेकिन एक दोपहर ऐसी आई जिसने इस शांत मोहल्ले को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोपहर का समय था, घर के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ बाप रोज़ की तरह काम पर गए हुए थे। तभी परिवार की एक चचेरी बहन किसी काम से घर पर आती है। उसने सोचा श्रेयांश अपने कमरे में होगा, शायद होमवर्क कर रहा होगा या टीवी देख रहा होगा। और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने पड़े मंजर पर जम सी गई। कमरे की ज़मीन पर खून फैला हुआ था। 10 साल का श्रेयांश शर्मा लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसके सर पर गहरी चोट थी, हाथ की नसें कटी हुई थीं और शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से घाव दिखाई दे रहे थे। कमरे में टीवी तेज़ आवाज़ में चल रहा था, इतना तेज़ कि बाहर तक आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बिस्तर पूरी तरह से बिखरा हुआ था और फर्श पर भी खून की छींटें, दीवार तक खून की छींटें बिखरी पड़ी थीं। पास में एक किचन का चाकू पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था। वो ये सब कुछ देखकर चीख पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोसी दौड़कर अंदर आते हैं और कुछ ही देर में मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस घर पर पहुंचती है और घर को सील कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अधिकारियों ने जैसे ही बच्चे की लाश की हालत देखी, उनके चेहरे पर भी सख्ती और हैरानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये क्रूरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमलावर सिर्फ मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो सुनिश्चित करना चाहता था कि बच्चा किसी भी हालत में बच ना सके। और सवाल एक ही था कि आखिरकार किसी एक 10 साल के बच्चे से इतनी नफ़रत किसी को कैसे हो सकती है। फॉरेंसिक टीम ने हर कोने की बारीकी से जांच की। उंगलियों के निशान, खून के धब्बे, कमरे की स्थिति, सब कुछ नोट किया गया। सबसे पहली जो बात सामने आती है वो ये थी कि घर में जबरन घुसने के कोई भी निशान वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। दरवाजे और खिड़कियाँ सही सलामत थीं। अलमारी खुली नहीं थी। कीमती सामान अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ था। चोरी या लूट का कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि कातिल या तो घर का था या घर का बहुत करीबी था। घर में एक पालतू कुत्ता भी था जो अनजान व्यक्ति को देखते ही भौंक उठता था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा, क्या दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी थी? पुलिस को जवाब मिला नहीं, लेकिन टीवी की आवाज़ सबने सुनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने किसी अजनबी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी जो भी अंदर आया वो उसके लिए परिचित था, यानी कुत्ता उसे जानता था। अब पुलिस की जांच की दिशा और साफ हो गई और ये हत्या किसी जान पहचान वाले ने ही की थी। मगर सवाल ये था कि 10 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। लेकिन जब आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आप भी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। इलाके के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है और कई घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक फुटेज ने सबका ध्यान खींच लिया। दोपहर के वक्त एक महिला घर के आसपास आती जाती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर मास्क था जिससे उसकी पहचान साफ नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी चाल और कद काठी सामान्य से अलग थी। पुलिस ने यह फुटेज श्रेयांश के माता पिता को दिखाने का फैसला किया। जब मां शांता ने वीडियो देखा तो उसने फौरन कहा, मैं इस महिला को नहीं जानती हूँ। लेकिन पिता पंकज शर्मा की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ध्यान से देखा और वो बोलते हैं,
ये इशरत परवीन है, मेरी पत्नी की सहेली। इशरत का इस घर में आना जाना था। श्रेयांश उसे मौसी कहता था। वो परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं थी। जब पुलिस ने इशरत की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। हत्या वाले दिन उसका फ़ोन दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बंद पाया गया। बीच में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए फ़ोन ऑन हुआ था और उस दौरान एक कॉल की गई, शांता को। ये संयोग नहीं लग रहा था। और जब पिछले कुछ महीनों की कॉल डिटेल्स देखी गई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इशरत और शांता के बीच रोज़ाना घंटों घंटों तक बात होती थी। देर रात तक बातचीत चलती रहती थी। पुलिस के दिमाग में शक की सुई तेजी से घूम रही थी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या इसके पीछे कुछ और ही छुपा था? पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। सभी ने यही कहा कि इशरत अक्सर घर पर आती थी, कभी कभी घंटों कमरे में रहा करती थी। जब पंकज शर्मा से गहराई से सवाल किए गए तो उन्होंने एक ऐसी बात स्वीकार की जिसने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी और इशरत के करीबी रिश्ते के बारे में अंदाज़ा था, यानी वो जानते थे कि इनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने सामाजिक बदनामी के डर से कभी भी इस पर खुलकर विरोध नहीं किया। अब पुलिस का शक जो था वो यकीन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सवाल अभी भी वही था। अगर रिश्ता भी था तो उसका एक मासूम बच्चे की हत्या से क्या लेना देना था? जांच टीम ने घर के अंदर मौजूद सबूतों को फिर से खंगालना शुरू किया। खून के धब्बों का पैटर्न, शरीर की स्थिति, संघर्ष के निशान, सब ये संकेत दे रहे थे कि बच्चा हमलावर को पहचानता था। कमरे में जबरन प्रवेश नहीं हुआ, दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, कुत्ता भी शांत था, टीवी की आवाज़ जानबूझकर तेज़ की गई थी। ये सब किसी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। अब पुलिस के सामने एक असहज लेकिन संभावित दिशा थी। क्या इस अपराध में घर के किसी सदस्य की भूमिका हो सकती है? मामला जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही उलझता भी जा रहा था। रिश्तों की परतें खुल रही थीं, लेकिन सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। पुलिस ने इशरत और शांता से अब आमने सामने पूछताछ की तैयारी थी। पुलिस को यकीन था कि सच बहुत दूर नहीं है, बस एक सही सवाल की देर है। क्या एक माँ अपने ही बेटे की दुश्मन बन सकती है? क्या एक रिश्ते को बचाने के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है, यहाँ तक गिर सकता है? इन सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। 10 साल के मासूम श्रेयांश की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। जांच की सुई इशरत परवीन और श्रेयांश की मां शांता की ओर घूम चुकी थी। रिश्तों की परतें खुल रही थीं, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। पुलिस ने इशरत परवीन को थाने बुलाया। शुरुआत में वो पूरी तरह शांत थी। उसने कहा कि हत्या वाले दिन वो घर पर थी ही नहीं। फ़ोन बंद होने की वजह उसने बैटरी ख़त्म होना बताया, लेकिन जब उसके सामने कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन डेटा रखा गया तो उसके जवाब बदलने लगे। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। उधर शांता से भी सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ की। बयानों में विरोधाभास सामने आने लगे। समय, घटनाक्रम और कॉल के बारे में दोनों की बातें मेल ही नहीं खा रही थीं। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद इशरत का धैर्य टूट जाता है। उसने जो कबूल किया वो सुनकर जांच अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इशरत और शांता के बीच पिछले कई वर्षों से बेहद करीबी संबंध थे। ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? श्रेयांश। इशरत के अनुसार बच्चे को उनकी नज़दीकियों के बारे में कुछ शक होने लगा था।
बच्चे ने उन्हें देख लिया था। वो सवाल पूछने लगा था। उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो कई बार नाराज़गी जाहिर करता था और अपने पिता से भी कुछ बताने की बात करता था। दोनों को डर था कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सामाजिक बदनामी होगी, परिवार टूट जाएगा और उनकी योजना अधूरी रह जाएगी। हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जांच में सामने आया कि दोनों ने कई दिनों तक योजना बनाई थी। इशरत को पता था कि दोपहर में पंकज काम पर होंगे। शांता ने जानबूझकर उस दिन घर जल्दी छोड़ दिया। टीवी की आवाज़ तेज करने का आइडिया पहले से तय था, ताकि अगर बच्चा चीखे तो उसकी आवाज़ें बाहर न जा पाएं। इशरत दोपहर के समय घर पहुंचती है। श्रेयांश उसे पहचानता था। उसने दरवाज़ा बिना झिझक के खोल दिया। कमरे में कुछ देर बातचीत होती है। शायद बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि मौसी के चेहरे पर इतनी सख्ती क्यों है। और फिर अचानक हमला हो जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार पहले सर पर वार किया गया ताकि वो कमज़ोर हो जाए। उसके बाद कई बार चाकू से हमला किया गया। ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। हत्या के बाद इशरत ने हाथ धोए और चाकू वहीं छोड़ दिया और वहाँ से निकल गई। और जाते वक्त उसने फ़ोन कुछ मिनटों के लिए ऑन करके शांता को कॉल किया। एक संकेत की काम हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, शांता ने सीधे तौर पर वार नहीं किया, लेकिन वो साजिश में बराबर की भागीदार थी। यानी उसने ही अपनी बेटे की हत्या की थी। उसने अपने ही बेटे को उस दिन घर में अकेला छोड़ा, ये जानते हुए कि क्या होने वाला है। उसने पुलिस के सामने पहले झूठ बोला, लेकिन जब इशरत का बयान सामने रखा गया तो वो भी टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ये सब नई ज़िंदगी के लिए किया था। लेकिन क्या कोई नई ज़िंदगी एक मासूम की जान लेकर शुरू कर सकता है? मामला अदालत में पहुंचता है। अभियोजन पक्ष ने कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और दोनों के कबूलनामे को सबूत के तौर पर पेश किया। बचाव पक्ष ने ये साबित करने की कोशिश की कि कबूलनामा दबाव में लिया गया है, लेकिन तकनीकी सबूत मजबूत थे। जज ने अपने फैसले में कहा कि ये अपराध सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि विश्वास और मातृत्व के पवित्र रिश्ते के साथ विश्वासघात है। इशरत परवीन को हत्या और साजिश के आरोप में कड़ी सज़ा सुनाई गई। शांता को भी साजिश और सबूत छिपाने के अपराध में दोषी ठहराया गया, क्योंकि वो भी बराबर की खूनी है। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा टूटे पंकज शर्मा। एक तरफ उनका मासूम बेटा उनसे हमेशा के लिए छिन गया, दूसरी तरफ उनकी पत्नी ही इस साजिश का हिस्सा निकली। उन्होंने अदालत में सिर्फ एक बात कही, मेरा बेटा किसी की रुकावट नहीं था, वो तो हमारी ज़िंदगी की वजह था। ये शब्द सुनकर अदालत कक्ष में भी सन्नाटा पसर गया था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है छिपे हुए रिश्तों, सामाजिक डर और गलत फैसलों की। अगर समय रहते सच का सामना किया जाता, अगर बातचीत होती, अगर मदद भी ली जाती, तो शायद एक मासूम आज जिंदा होता। लेकिन जब इंसान अपने डर और लालच को सही गलत से ऊपर रख देता है, तब नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। आज की इस घटना ने एक बार फिर साबित किया, अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने आ ही जाती है। तो अगर आप क्राइम की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल AZ क्राइम स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।